Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 12 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Well, in the last lecture we have started with the इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेशंस कि किस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट करती हैं, कैसे उनकी वर्किंग चल रही होती है, एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी एनालाइज्ड कि किस तरह से उनकी एनालिसिस किया जाता है. सो व्हेन नाउ वी हैव डन विद इट, नाउ वी आर मूविंग फर्दर. उसी को हमने कुछ हिस्सा जो है वो लेक्चर नंबर 11 में कवर अप किया था. कोई क्या हिस्सा था नॉर्मली उसमें, दैट इज कि हमने किस तरह से उसकी वर्किंग चल रही थी और किस तरह से वो वर्किंग से आगे लेकर जा रहे थे. सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर कि हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के फर्दर ऑपरेशंस को देख रहे हैं कि अब ऑपरेशंस क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं और उनमें क्या क्या चीजें सामने रख के हमने देखते जाना है कि हमें कौन कौन सी चीजें ऑपरेशंस की रहती हैं जिनको हमने सामने इनकॉर्पोरेट करना है. मोर ओवर कुछ सर्टेन अदर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जो एक इंश्योरेंस कंपनी के ऑपरेशंस के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं. जितने हमें ये ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड होंगे उतने ही हमारे लिए बेहतर है. दैट मींस वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास कितने ये मेथड्स आ रहे हैं और कितने ये इंश्योरेंस कंपनी के ऑपरेशंस हमारे सामने नजर आ रहे हैं. तो दैट मींस इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेशंस आर बीइंग रिक्वायर्ड इन दिस फॉर्म कि जिस तरह से हमारे पास ये नजर आ रहे हैं. तो दैट मींस इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेशंस एग्जिस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के हमारे पास उनके एक तरह से प्रोसीजर्स हैं जिनको हम लोगों ने स्टडी करना है कि ये हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, उनको देखना है. लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी कुछ देखा था कि इंश्योरेंस कंपनीज में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कहां से आती हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इंश्योरर क्या होता है, क्लेम्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, कौन सी चीजें कहां से आइडेंटिफाई हो रही होती हैं. तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग मूविंग टुवर्ड्स फर्दर इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेशंस. तो आज देखते हैं बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके जी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ. नाउ When we talk about insurance, याद रखिएगा जो पहली चीज हमारे पास आती है that is utmost faith. कि हम जब कहें कि हमारे पास एक faith है, देखिए इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि that you are going to be have identified या you have been a thing that is known to be as a trust. इंश्योरेंस कंपनीज को याद रखिएगा एक बहुत बड़ी पोर्शन जो होते हैं, बहुत बड़ा चंक ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इस बेस पे चल रहा होता है कि दैट देयर इज एन अटमोस्ट फेथ ऑन इट, कि हमारे पास अटमोस्ट फेथ है जो एग्जिस्ट कर रही है और जिस फेथ की बेस पे हम लोगों ने ये चीज को आगे लेकर चलना है. दैट मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवर अटमोस्ट फेथ, यानी ये हमारे पास फेथ है जो हमारे पास लेकर हमें आगे चलेगी. तो व्हेन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवर अटमोस्ट फेथ, तो याद रखिएगा वहीं पे हमने देखना है कि यहाँ पे फेथ किस लेवल का आएगा और उसको हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कितना फेथ हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है. द हायर स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी इज इम्पोज्ड, higher level of honesty is imposed on a parties to an insurance agreement than an imposed through an ordinary commercial contract. यानी higher standard of honesty is imposed on parties or to an insurance agreement. High standard of honesty is imposed on parties to an insurance agreement then imposed through ordinary commercial contract. कि जब आप इंश्योरेंस एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा वहां पे आपको कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा ऑनेस्टी की तरफ लेके जाना होगा. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट, यानी हम किसकी बात करें, ट्रस्ट की. तो ट्रस्ट और इंश्योरेंस दीज आर बीइंग लिंक्ड अप कि विदाउट देम वी कांट गो फर्दर, और उससे आगे हम उसे लेकर नहीं जा सकते कि हम उसे कैसे आगे लेकर जाएंगे. कास्ट आर वेरी लाइट, यानी कि कास्ट आर वेरी डिफरेंट लाइट on the interpretation of the insurance agreements. यानी casts are very light, very different light on the interpretations. जो caste होती हैं a very different light on the interpretation of insurance agreement than many persons often suppose. यानी कि हम लोग अगर बात करें कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट सेम होते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या नॉर्मल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों सेम नहीं होते. दे हैव अ वेरी डिफरेंट लाइट्स, वेरी डिफरेंट लेवल्स एंड वेरी डिफरेंट अमाउंट्स के, जिसमें हमें नजर आता है कि हमारे पास कितने हमारे पास इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स में चीजें आ रही हैं. देखिए अभी तक जो हम लोग लेके चल रहे हैं इस कोर्स को वो ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने किस किस तरह से इंश्योरेंस कंपनीज बनानी है और उसमें रिस्क को कैसे मैनेज करना है, व्हाट आर द लिंक्ड बिहाइंड इट. तो हम यहाँ पे देखते जा रहे हैं कि हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है, एंड अटमोस्ट फेथ इज वन ऑफ देम.
utmost faith भी हमें required है, and that is one of them जो हमें उसमें चाहिए होगा और जिसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। कास्ट अ वेरी डिफरेंट लाइट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट देन मेनी पर्संस ऑफन सपोज, कि जितने पर्सन सपोज कर रहे होंगे उससे कास्ट की वेरी डिफरेंट आ रही हैं, एंड डिफरेंट लाइट्स आर आल्सो बीइंग देयर, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि दैट कास्ट आर डिफरेंट लाइट्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट, कि इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स के ऊपर डिफरेंट तरह की लाइट्स जो हैं दे थ्रो इट, देन मेनी पर्संस ऑफन सपोज, कि जो डिफरेंट पर्संस हैं वो डिफरेंट तरीके से उसे इंपोज करते हैं और साथ ही सपोज कर रहे होते हैं कि हाँ जी डिफरेंट लाइट्स हैं एंड डिफरेंट सपोजिशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ देयर इज एग्जिस्ट आर रिप्रेजेंटेशंस, कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस भी आ रही हैं। अब रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, कि रिप्रेजेंट आपने कैसे करना है, आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी को रिप्रेजेंट कैसे करना है और उसको रिप्रेजेंट करके कैसे आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट मेड बाय एन एप्लीकेंट फॉर इंश्योरेंस बिफोर द पॉलिसी इज यूज्ड, यानी स्टेटमेंट्स मेड बाय एन एप्लीकेंट्स फॉर द इंश्योरेंस बिफोर द पॉलिसी इज मेड, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन, कि आप एक दफा रिप्रेजेंट करेंगे यस यू रिक्वायर एन इंश्योरेंस, तो दैट इज नोन टू बी एज अ रिप्रेजेंटेशन। याद रखिएगा व्हेनेवर यू वुड बी एम्प्लॉयड इन अ इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी क्लाइंट से सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशंस, कि द स्टेटमेंट मेड बाय अ एप्लीकेंट फॉर इंश्योरेंस बिफोर द पॉलिसी इज इशूड, के पॉलिसी बाद में इशू की है लेकिन आपने स्टेटमेंट पहले ही इंपोज कर ली है। यूजुअली एम्बॉडीड इन अ रिटर्न एप्लीकेशन, क्या करते हैं ये, यूजुअली एम्बॉडीड इन अ रिटर्न एप्लीकेशन, कि एक रिटर्न एप्लीकेशन है उसके साथ ही ये एम्बॉडीड होता है कि आप एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं कि दैट यू रिक्वायर एन इंश्योरेंस, समटाइम्स दिस एप्लीकेशन बीइंग आइडेंटिफाइड इन द फॉर्म ऑफ फैक्स, यानी आपने एप्लीकेशन लिखी और यहीं से आपने फैक्स कर दी। बैंक्स में नॉर्मली यही होता है कि वहां पे जब लेटर ऑफ क्रेडिट, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है होप, तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है कि दैट मींस कि हमें वहां पे एक एप्लीकेशन, अब फॉरन सपोज फॉर एग्जांपल आपने लेटर ऑफ क्रेडिट है, वहां पे आपके पास शिपिंग में सामान पहुंच गया, आपको फॉरन इंश्योरेंस चाहिए, आप फॉरन लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ जी हमें इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमें इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है बिकॉज द amount, the overall assets or the amount of goods has been shipped from there, so that means कि वहां पे shipping हमें ये required है, and that required are written applications, कि हमें क्या चीजें required है, written applications required है। if the representation is relied on, अब क्या कह रहा है, is relied on or by an insurer in an entering into a contract, and if it proves to have been false at the time it was made or become false before the contract is signed, there exists a legal grounds for insurers to avoid the contract, यानी अब रिप्रेजेंटेशंस दूसरे रखी हैं, यानी कि अब रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई करके आपका इंश्योरर और इन एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो रहा है बट इट प्रूव्स दैट इट इज बीइंग फॉल्स, कि वहां पे कोई चीज है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इफ देयर इज अ सर्टेन पेन, अब ये पेन है और मैं कहता हूं जी इसकी इंश्योरेंस करनी है और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ही पर कर देता हूं, वो मेरी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करता है, इंश्योरेंस देता है, बाद में पता लगता है उस जगह पे तो पेन था ही नहीं। व्हाट इज बीइंग इंश्योर्ड देन, क्या चीज को इंश्योर्ड किया गया है, so that is being known to be the false at the time it was being made or become false before the contract is signed, यानी उसी से पहले ही पता लग जाए कि आपको कि ये गलत है या ये फॉल्स है, या उससे पहले ही पता लग जाए कि that is being different when the contract is being made. There exist legal grounds for insurers to avoid contract. यहाँ पे legal grounds आ जाते हैं इंश्योरर्स के लिए to avoid the contract. क्या चीज करनी है हमने, avoidance of the contract की तरफ लेके जाने हैं कि हमने contract क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं या कम करने हैं। अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फॉलो अनलेस मिसरिप्रेजेंटेशन इज मटीरियल टू द रिस्क, यानी अब क्या करें, अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फॉलो अनलेस द मिसरिप्रेजेंटेशन इज मटीरियल टू द रिस्क, कि मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो मटीरियल टू द रिस्क हो जाए या मटीरियल्स हो जाए, तो उसकी वजह से भी कहते हैं अवॉइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट फॉलो अनलेस मिसरिप्रेजेंटेशन इज मटीरियल टू रिस्क, कि जब तक आपकी मिसरिप्रेजेंटेशन का ये पता लग जाए कि दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटीरियलिटी ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क के इंक्रीजिंग के चांसेस ज्यादा हैं। इफ द ट्रूथ हैड बीन नोन द कॉन्ट्रैक्ट ईदर वुड नॉट बीन इशूड और वुड हैव बीन इशूड ऑन डिफरेंट टर्म्स, यानी कि अगर आपको पता हो, यानी आपने सारा का सारा सच बता दिया कि हाँ ये पेन है ही नहीं, तो मे बी कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट तरीके का हो या मे बी उसके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स डिफरेंट हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिनकी बेसिस पे हम कहेंगे दैट देयर वुड एग्जिस्ट अ डिफरेंट टर्म्स और डिफरेंट टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी टर्म्स वहां पे एग्जिस्ट डिफरेंट लेवल पे कर सकती हैं, यानी डिफरेंट लेवल्स की टर्म्स जो है वो हमारे सामने आ रही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर गोइंग टू डू इट।
If the misrepresentation is inconsequential, ये क्या होगा? If misrepresentation is inconsequential, कि कोई consequential नहीं है, कोई इसकी consequence नहीं है, कि हाँ जी कोई ऐसी misrepresentation है कि अगर वो पता हो या ना हो, the things remains the same. So that means it remains inconsequential. Falsity will not affect the contract. कि अगर उसके बाद पता भी लग जाए कि ये जो है ये झूठ था, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता और ना ही इंश्योरर उसको कोई इम्पैक्ट लेता है. बट इफ एनीथिंग दैट हैज एन इम्पैक्ट, यानी उनके पास क्या हो रहा है, दैट हैज एन इम्पैक्ट, देन डेफिनेटली इंश्योरर हैज एन इशू विद इट. यानी इंश्योरर उसके लिए इश्यूज जनरेट करता है कि हाँ जी कैसे और किस तरह से ये इश्यूज हमारे सामने नजर आएंगे. इफ जनरली इवन एन इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इज नो डिफेंस, यानी कि जगह इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इज नो डिफेंस फॉर अ इंश्योर्ड इफ द इंश्योरर इलेक्ट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि आप कहेंगे अगर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इज नो डिफेंस फॉर द इंश्योर्ड इफ द इंश्योरर इलेक्ट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इंश्योरर क्या करेगा, इलेक्ट कर देगा टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट की अवॉइडेंस की तरफ जाएगा. किसकी तरफ जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट की अवॉइडेंस की तरफ जाएगा और अवॉइड कर देगा उन रिस्क को, उन रिस्क लेवल्स को. तो यानी जब वो रिस्क लेवल्स डिक्रीज कर जाएंगे तो दैट मींस वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट रिस्क. तो हम लोग उस रिस्क को अवॉइड कर रहे होंगे या उनको रिड्यूस कर रहे होंगे, यानी वो रिडक्शन की तरफ आ रहे होंगे या अवॉइडेंस की तरफ जा रहे होंगे. Now the next things come to be the warranties. Now if I would ask you what is the difference between guarantee एंड वारंटी, कि वारंटी और गारंटी में क्या डिफरेंस आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी? तो अ क्लॉज इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग दैट बिफोर द इंश्योरर इज लायबल, यानी क्लॉज इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट स्टेटिंग दैट बिफोर द इंश्योरर इज लायबल ए सर्टेन फैक्ट कंडीशन सर्कमस्टेंस अफेक्ट द रिस्क मस्ट एग्जिस्ट. यानी वारंटी का मतलब क्या है कि एक तरह से अपने पास इंश्योरर जो है वो उसकी जिम्मेदारी रख रहा होता है कि दैट इफ देयर इज एनी लॉसेस, कोई भी एनी लॉसेस होंगे तो याद रखिएगा वहां पे एक इंश्योरर इज लायबल, यानी इंश्योरर रिमेन्स लायबल, यानी कि किसकी लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी? दैट इज बीइंग इंश्योरर, यानी इंश्योरर अपनी लायबिलिटी को शो करेगा और लायबल होगा, यानी कि लायबिलिटी उसी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहा होगा और उसी के हिसाब से वो लायबल भी होगा. अ सर्टेन फैक्ट कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, अब क्या कह रहा है वो? अ सर्टेन फैक्ट कंडीशन और सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द रिस्क मस्ट एग्जिस्ट, यानी कि सर्टेन फैक्ट्स कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, कि जितने भी सर्टेन फैक्ट्स हैं, कंडीशंस हैं और सर्कमस्टांसेस अफेक्ट द रिस्क, जितने अफेक्ट कर रहे हैं रिस्क को, दैट मस्ट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट लाजमी कर रहे हो. देयर आर सर्टेन फैक्ट्स कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द रिस्क, जो रिस्क को अफेक्ट कर रहे हैं, मस्ट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट लाजमी कर रहे हो. देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ देम. क्रिएट्स अ कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या करते हैं वो? क्रिएट्स अ condition of a contract and any breach of warranty even if immaterial will void the contract. वो कहता है creates a condition of a contract, क्या करते हैं? condition of a contract create करते हैं and any breach of warranty, कोई भी वारंटी की ब्रीच होगी, even if immaterial will void the contract, कि अगर वो बिल्कुल relevant नहीं भी है, immaterial means relevant नहीं भी है, तो याद रखिएगा that will void a contract, वो क्या करेगा? void कर देगा contract को और contract voidance की तरफ ले जाएगा. This is the central distinction between warranty and a representation. This is the central distinction between warranty and a representation, कि वारंटी की तरफ भी जा रहे हैं और representations की तरफ भी जा रहे हैं, कि that means this is the central distinction between warranty and representation. कि वारंटी में और representation में क्या फर्क है? कि जहां पे आप एक चीज को लायबल कर रहे हैं और representation का मतलब है just you are going to present it, आप उसे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं. This is the central distinction between warranty एंड रिप्रेजेंटेशन, के वारंटी और रिप्रेजेंटेशन में ये डिस्टिंक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं और ये डिस्टिंक्शंस हमारे पास नजर आ रही हैं. तो दैट इज नोन टू बी एज अ वारंटीज. ये क्या कहलाएगा? हमारे पास वारंटीज हैं और वारंटीज के अंदर ये रिप्रेजेंटेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है. वारंटीज, एक्सप्रेस वारंटीज आर देयर. When we talk about express warranties stated in the contract, क्या होता है यहाँ पे? express warranties हैं that are being stated in the contract, कि जो contract के अंदर stated होती हैं, that are known to be as a express warranties, कि ये हमारे पास express warranties हैं, कि जिनमें लिखा जाता है कि हाँ जी इस चीज की आपकी जिम्मेदारी आपके पास है. But when we talk about implied, not found in a contract but are assumed that the parties to the contract, यानी कुछ ऐसी वारंटीज भी होती हैं जिन्हें पता होता है कि that is not written in the contract but parties to the contract बार assume to force have provided that, कि उन्हें assumed होती है कि ये वारंटीज भी उन्हीं के पास हैं, यही वारंटीज भी उन्होंने ही प्रोवाइड करनी है. और जब वो वारंटीज प्रोवाइड करें तो that means कि that is being included in this whole
purchase, ठीक है। तो promissory warranty भी describes the condition, facts और circumstances, क्या करें, condition, facts और circumstances which the insured agree to be held, कि insured क्या कर रहे हैं, agrees to be held during the life of contract, कि agrees to be held during the life of contract हमारे पास नजर आ रहा है। तो that means describes a condition, fact और circumstances to which insured agrees to be held, यानी insured क्या होगा, agrees to be held during the life of the contract, कि life of the contract में उसने ये सारे circumstances agree कर रहा होगा कि हाँ जी ये जितने भी होंगे that is being held by us, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आएंगे। अफर्मेटिव वारंटी क्या आएगी यहाँ पे, अफर्मेटिव वारंटी, वन दैट मस्ट एग्जिस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट पुट इनटू इफेक्ट, यानी कि वन दैट मस्ट एग्जिस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट पुट इनटू इफेक्ट, यानी कि वो वारंटी जो मस्ट एग्जिस्ट ओनली एट द टाइम, यानी सिर्फ उस टाइम एग्जिस्ट करेगी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट इज फर्स्ट पुट ऑन इफेक्ट, कि जब कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले इफेक्ट में लाया जाए या इफेक्टिव में लाया जाएगा, तो दैट मींस दैट इज फर्स्ट पुट इनटू द इफेक्ट, कि वो फर्स्ट पुट इनटू द इफेक्ट के अंदर आएगा। Now the next thing is the concealments, किसकी बात करें हम, concealments की बात करें, silence when obligated to speak, कि यानी आप किसी इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हो। कंसीलमेंट का मतलब एक्चुअल में होता है क्या, कि इवन यू आर गोइंग टू हाइड समथिंग, आप कुछ छुपा रहे हो और कुछ चीज को एक्यूरेटली वहां सामने नहीं लेके आ रहे हो। उसके बाद हैज अप्रोक्सीमेटली द सेम लीगल इफेक्ट एज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यानी कि इनकी भी वही लीगल इफेक्ट्स आएंगे जो मिसरिप्रेजेंटेशन के आते हैं, कि जब आपने कोई चीज मिसरिप्रेजेंट की है उसके भी लीगल इफेक्ट क्या आएंगे, वो यही आएंगे कि व्हाट आर द मिसरिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस मटेरियल फैक्ट्स, के मटेरियल फैक्ट्स की क्या मिसरिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं और किस तरह से ये मिसरिप्रेजेंट हो रहे हैं। द एप्लीकेंट मस्ट वॉलंटियर मटेरियल फैक्ट्स, एप्लीकेंट्स को क्या करना पड़ेगा, वॉलंटियर करें मटेरियल फैक्ट्स को, यानी कि क्लियरली बताए कि व्हाट आर द मटेरियल फैक्ट्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व, कि कौन कौन से मटेरियल फैक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और जिनकी रिक्वायरमेंट भी है कि ये दीज मटेरियल फैक्ट्स शुड बी देयर, यानी ये मटेरियल फैक्ट्स आपको रिक्वायर्ड भी हैं कि इतने मटेरियल फैक्ट्स हमारे पास होने चाहिए और इतने होंगे देन इट वुड बी बेटर। इवन इफ डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट माइट रिजल्ट इन रिजेक्शन, कहता है इवन इफ डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट माइट रिजल्ट इन रिजेक्शन, कि अगर कोई आपने ऐसा फैक्ट है जो आपने डिस्क्लोज किया एंड दैट माइट रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन और अ पेमेंट ऑफ हाई प्रीमियम, और किसकी तरफ आ रहे हैं, पेमेंट ऑफ हाई प्रीमियम की तरफ आ रहे हैं, तो दैट मीन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन और द पेमेंट ऑफ हाई प्रीमियम, यानी कि कितने आपके प्रीमियम आ रहे हैं, दैट इज हाई प्रीमियम की तरफ पेमेंट्स आ रही हैं, यानी अदर रिजेक्शन की तरफ आ रहे हैं या पेमेंट ऑफ हाई प्रीमियम की तरफ चले जाते हैं। तो दैट मींस कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग राइट, कि स्पीक व्हेन यू आर एब्लिकेटेड टू स्पीक, आप उसमें साइलेंस शो करेंगे तो दैट मींस यू आर कंसीलिंग सर्टेन पोर्शंस, आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो कंसीलमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, उसे कंसील कर रहे हैं कि हाँ जी ये इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग गिवन टू यू और गिवन टू द अदर पार्टी। Concealment, the important question about concealment lies whether the applicant knew the facts withheld to the material, क्या, अच्छा concealment के अंदर एक और चीज भी आती, क्या एप्लीकेंट वाकई नहीं जानता या जानते हुए भी चुप था, so that is being important। देखिए आप बहुत सारी चीजें हैं वो अपने को उसमें जब आप इंश्योरेंस हो रहे हैं तो देयर इज अ केस ऑफ ट्रस्ट एंड देयर इज अ कंसर्न ऑफ सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, कि आपको हर चीज के बारे में पता हो कि क्या चीजें हैं और किस तरह से ये इन्वॉल्व हो रही हैं। सो दैट मींस कि आपने हर चीज, कंसीलमेंट उसमें नहीं होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशंस नहीं होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशंस एंड कंसीलमेंट बोथ हैव द लीगल एप्लीकेशंस, लीगल implications आएंगी। द टेस्ट ऑफ कंसीलमेंट आर, डिड द इंश्योर्ड नोट द सर्टेन फैक्ट्स, क्या इंश्योर्ड जो है वो सर्टेन फैक्ट्स जानता है या उसने देखे में, या वो कितने सर्टेन फैक्ट्स को जानता है। वॉज दिस फैक्ट मटीरियल, क्या ये जो फैक्ट है ये मटीरियल है, वॉज दिस फैक्ट इज मटीरियल, क्या ये फैक्ट जो है मटीरियल है। वॉज द इंश्योरर इनको इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, कि क्या इंश्योरर जो है वो इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट है, कि वो फैक्ट्स को इग्नोर करता है, and there is no you can say things that are involved in it. Did the insured know the insurer was ignorant of the fact, कि यानी क्या insured know है that insurer is ignorant of the fact, कि क्या उसे ये भी पता है कि वो क्या इससे अनजान है, इंफॉर्मेशन पता है। इन अदर वर्ड्स जो इन चार चीजों का बेसिक पर्पस है, द सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व, कि जो मुझे पता है वो इंश्योरर को भी पता है और जो इंश्योरर को पता है वो मुझे भी पता होना चाहिए। Means both parties should have a similar level of information, और similar level of information होगा तो then it would be better, और उसी के हिसाब से हम उसे कहेंगे कि that means it was on the
नोड और उस नोड के हिसाब से उसे आगे लेकर हम चलेंगे। दैट मीन्स कि कंसीलमेंट या सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बोथ पार्टीज के लिए होना जरूरी है, यानी बोथ पार्टीज शुड एक्सरसाइज द सिमिलर इंफॉर्मेशन, कि सिमिलर इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही हो एंड बोथ पार्टीज शुड एक्सरसाइज एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन, के सेम इंफॉर्मेशन आ रही हो। द टेस्ट ऑफ मटीरियलिटी इज स्पेशली डिफिकल्ट। अब क्या है, द टेस्ट ऑफ मटीरियलिटी जो है दैट इज स्पेशली डिफिकल्ट, ये हमेशा डिफिकल्ट होती है बिकॉज ऑफन द एप्लीकेंट इज नॉट इंश्योरेंस एक्सपर्ट। वो कहता है द टेस्ट ऑफ मटीरियलिटी इज स्पेशली डिफिकल्ट बिकॉज द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंश्योरेंस एक्सपर्ट। कि मटीरियलिटी क्या है, किस तरह पता लगेगा कि हाँ जी ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। और ये कैसे पता लगेगा एक इंश्योरर को या एप्लीकेंट को कि वो इस इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। सो दैट इज बीइंग इंपॉर्टेंट, कि ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको टेस्ट ऑफ मटेरियल के लिए जरूरी है कि ये डिफिकल्टीज के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है कि एप्लीकेंट को खुद ही पता होता व्हाट इंफॉर्मेशन इज मटेरियल टू देम, कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उनके लिए मटेरियल है एंड हैव अ मटीरियल फैक्ट्स, कि उसके पास क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, मटीरियल फैक्ट्स भी हैं। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी फैक्ट, यानी कि हर फैक्ट की कंप्लीट सिग्निफिकेंस जरूरी नहीं है कि आप को पता हो या बताएं। दैट माइट बी वाइटल कंसर्न टू द इंश्योरर, किसके लिए कंसर्न है, वाइटल कंसर्न टू द इंश्योरर, के इंश्योरर के लिए जो वाइटल कंसर्न्स हैं। तो जब वाइटल कंसर्न्स है तो दैट मींस कि वहां पे आपके पास वाइटल कंसर्न्स को देखना है कि व्हाट आर द वाइटल कंसर्न्स फॉर द इंश्योरर, के इंश्योरर किस तरह से और कैसे वाइटल कंसर्न्स को हमारे सामने लेकर आता है। फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी के मींस हाउ दिस इंफॉर्मेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी एग्जिस्ट, वुड द कॉन्ट्रैक्ट बी इशूड ऑन द सेम टर्म्स इफ द कंसील्ड फैक्ट्स हैज बीन नोन। तो अगर आपको कंसील्ड फैक्ट्स पता लग जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन रेज करते हैं कि यार जिस कॉन्ट्रैक्ट या जिस टर्म्स एंड कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट दिया क्या वो उसी टर्म्स एंड कंडीशन में रखना है या वेरीड करना है, यानी देयर इज अ वेरीड टर्म्स एंड कंडीशन या देयर वुड बी अ हायर टर्म्स एंड कंडीशंस, कि यहाँ पे हायर टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, यानी मींस कंसीलमेंट अप टू व्हाट लेवल, किस लेवल तक कंसीलमेंट्स आएंगे और किस किस लेवल तक हमने कंसीलमेंट्स को शो करना है कि हाँ जी इतनी कंसीलमेंट्स एग्जिस्ट करनी है। तो वुड द कॉन्ट्रैक्ट बी इशूड ऑन द सेम टर्म इफ कंसील्ड फैक्ट्स हैड बीन नोन, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बीइंग इशूड ऑन द सेम टर्म्स पे शो किए जाए जब हमारे पास कंसील्ड फैक्ट्स जो है वो सामने नजर आ रहे होते हैं। मिस्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स भी होती हैं, मिसरिप्रेजेंटेशंस की बात की, कंसीलमेंट की बात की, दोनों आप जानबूझ के बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी विलिंगनेस से बात कर रहे हैं। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स, कि मिस्टेक्स क्या हैं जो आपसे ऑन द अनकॉन्शियस लेवल, बोथ ऑफ द अदर प्रीवियस थिंग्स जो हमने अभी स्टडी की हैं, दीज आर बेस्ड ऑन कॉन्शियस लेवल। किस पे बेस करी होती, कॉन्शियस लेवल पे, कि हाँ जी आप कॉन्शियस हैं और कॉन्शियस लेवल पे ही ये चीजें देख रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन एन ऑनेस्ट मिस्टेक इज बीइंग मेड इन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन एन ऑनेस्ट मिस्टेक इज मेड इन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट of insurance, step can be taken to correct it after the policy is issued। कोई आपको पता है कि ये मिस्टेक जो है वो अनकॉन्शियसली हुई है, तो याद रखिएगा when it is made in a written contract of insurance, step can be taken to correct it after the policy is being issued, कि उसके बाद भी हम इसकी पॉलिसी जो इशू हो रही है उसी के हिसाब से हम इसे देख रहे हैं। Generally, a policy can be reformed if there is a proof of mutual mistake. Generally, a policy can be reformed. कि policy क्या हो सकती है? That can be reformed if there is a proof of mutual mistake. कि आपसे mutual mistake हुई है तो then policy need to be reformed. कि उस टाइम आपको policy को क्या करना पड़ेगा? Reform करना पड़ेगा if there is an involvement of mistake, कि mistake आपके सामने नजर आ रही है और mistake के हिसाब से आप उसे लेकर आगे चल रहे हैं, कि that is the mistake, ठीक है। When no mention where or mistake is on one side that is known to be mistake by the other party, or the mistake on one side that is known to be other party by known to be a mistake by other party, कि एक साइड को पता भी कि that is a mistake that is done by other party, where no mention was made of it at the time of the agreement was made, और इसकी कोई mention भी नहीं किया गया when at the time of contract is not being made, तो that means there exists a mutual mistake, किसे हम क्या कहेंगे, that is known to be as our mutual mistake, ये हमारे पास एक तरह से mutual mistake के अंदर exist कर रहा है और mutual mistakes इसी तरह की होती हैं। रिक्विजिट ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, किसकी बात कर रहे हैं हम, रिक्विजिट्स ऑफ इंश्योरेंस रिस्क, यानी कि रिक्विजिट्स जो होते हैं दैट मींस कि इंश्योरेबल रिस्क में कौन कौन से रिक्विजिट्स, कौन कौन सी चीजों को सामने रख के हमने देखना पड़ेगा। नॉट ऑल रिस्क आर कमर्शियली इंश्योरेबल, कि जरूरी नहीं है कि सारे रिस्क जो है वो कमर्शियली
इंश्योरेबल हो, क्या हम कहेंगे वो सारे के सारे रिस्क आपके पास कमर्शियली इंश्योर हो रहे हैं। रिक्विजिट्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, यानी कि आपके पास इंश्योरेबल रिस्क के ऊपर भी प्री रिक्विजिट रहेंगे, किस टाइप का इंश्योरेंस रिस्क हो जो आपके पास रिक्विजिशंस में आ रहा है और जिसे हम रिक्विजिशंस में लेके आए हैं। दैट मींस दैट इज बीइंग ऑन द रिक्विजिट साइड, कि हम उसे कहेंगे कि दैट इज द प्री रिक्विजिट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंश्योरेबल रिस्क। हर रिस्क को नहीं हम कहेंगे हाँ जी जल्दली के ऊपर इंश्योरेंस करा लें, तो दैट इज बीइंग नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट बीइंग एन इंश्योरेबल रिस्क बिकॉज दे न्यू के दैट एनीथिंग कुड बी हैपन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क दैट मेक इट फिजिबल फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क that make it feasible for private insurer to offer insurance, यानी there are characteristics of risk that make it feasible for a private insurance। किसके लिए feasible बना रहा है, that make it feasible for private insurance to offer insurance। क्या ऑफर करे वो, इंश्योरेंस को that offer insurers, यानी कि ऑफर इंश्योरेंस को करे। characteristics of risk that make it feasible for private insurer to offer insurance, यानी वो characteristics of risk that make it feasible for insurers to get ऑफर ऑफ इंश्योरेंस, कि आपको ऑफर ऑफ इंश्योरेंस मिल जाए। शुड बी व्यूड एज अ गाइड और अ स्टैंडर्ड दैट आर नॉट ऑलवेज कंप्लीटली अटेन्ड इन प्रैक्टिसेस, यानी कि शुड बी व्यूड एज अ गाइड्स, किसकी तरह व्यू करें उसे, एज अ गाइड व्यू हो। दैट आर नॉट ऑलवेज कंप्लीटली अटेन्ड, यानी उसे हम लोग कभी अटेन भी नहीं कर रहे इन प्रैक्टिसेस, यानी कि उसे हम कैसे गाइड एज अ स्टैंडर्ड पुट करेंगे, दैट ऑलवेज नॉट कंप्लीटली बी अटेन्ड, उसे कंप्लीटली अटेन भी नहीं होता इन प्रैक्टिसेस और उन्हें प्रैक्टिस में अटेन भी नहीं किया जाता। इवन व्हेन देयर इज एब्सेंस, यानी कि जब यहाँ पे इवन व्हेन देयर एब्सेंस मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर इंश्योरेंस टू बी ऑफर्ड बाय अ प्राइवेट इंश्योरर, कि जब हमको पता है कि किसी एक चीज की हमारे पास एब्सेंस की वजह से इम्पॉसिबल टू गेट द इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है बाय द प्राइवेट इंश्योरर, कि उसके प्राइवेट इंश्योरेंस को उसके लिए रिस्क इन्वॉल्व है, तो दैट मीन्स कि देयर इज एब्सेंस ऑफ मार्केट। गवर्नमेंट एजेंसीज में ऑफर सम प्रोटेक्शन, क्या होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज में ऑफर सम प्रोटेक्शन, कि वो सम ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो कुछ दे मे ऑफर सम प्रोटेक्शन, कि वहां पे कोई ना कोई प्रोटेक्शंस इन्वॉल्व है, एंड देयर इन्वॉल्व अ सर्टेन protections. So that means these are the requisites that are being required when we talk about insurable risk, because there are not all the risks are being insurable. Each and every risk ahead need to be first assessed whether they can be assured or they can't be assured, means whether they can be assured or they can't be assured. Large number of similar objects, now there exists the large number of similar objects के, यानी these are known to be as a large number of similar objects. Probable loss must be subject to the advanced estimations. क्या हो गया यहाँ पे, अब large number of similar objects होता है, possible loss must be subject to advanced estimation, के कई दफा आप बहुत पहले से किसी चीज की estimation कर लें, that means there exists a एडवांस एस्टिमेशन, यानी प्रोबेबल लॉस को हमेशा आपने एडवांस में एस्टिमेट करना है कि सपोज ज़लज़ला आया या सैलाब आया तो इतना लॉस होगा, आग लगी तो ये लॉस होगा, सबसे पहले ये चीज लगेगी, दैट मींस पॉसिबल लॉस की हमेशा एडवांस एस्टिमेशंस करना जरूरी है। नंबर ऑफ इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज, नंबर ऑफ इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज, कि जितने भी इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट हैं दैट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज, कि वो सफिशिएंटली क्या हो, लार्ज हो। द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ मस्ट बी सिमिलर, क्या द ऑब्जेक्ट्स देमसेल्फ मस्ट बी सिमिलर enough to allow the law of large number to operate, यानी क्या होगा, तो objects themselves must be similar, क्या हो, must be similar enough, यानी must be similar enough allow the large law of large number to operate, that allows the large law of large number to operate, यानी कि ऑब्जेक्ट जितने भी हैं that must be similar enough to allow the law of large number to operate. Nature of object must be enough alike so a reliable statistics on loss can be formulated, यानी कि nature of objects must be enough alike, यानी कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सेम हो, सो दैट द रिलायबल स्टैटिस्टिक्स ऑन लॉस कैन बी फॉर्मुलेटेड, यानी कि जो रिलायबल लॉस स्टैटिस्टिक्स ऑन लॉस है दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड, कि रिलायबल स्टैटिस्टिक्स कितनी है और उसी हिसाब से हम उसकी लॉसेस को सामने रख के आगे चल रहे हैं। समटाइम्स इंश्योरर एक्ट एज अ रिस्क ट्रांसफरीज, कैसे एक्ट करते हैं, दैट एक्ट्स एज अ रिस्क ट्रांसफरीज, कि ये हमारे पास एक तरह से रिस्क ट्रांसफरीज हैं। इवन व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स, कि यानी सब जब आपके पास लॉ ऑफ लार्ज नंबर यानी लार्ज नंबर में सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोजर्स नहीं है, तो याद रखिएगा वहां पे आपके पास रिस्क को ट्रांसफर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आपको रिस्क को ट्रांसफर करना पड़ता है और एक्सपोजर यूनिट्स टू अलाउ लॉ ऑफ लार्ज नंबर टू ऑपरेट, जो क्या करता है, आपको अलाउ करता है
टुवर्ड्स द लॉ ऑफ लार्ज नंबर टू ऑपरेट, कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर टू ऑपरेट को वो अलाउ कर रहा होता है, ठीक है ना। यानी दैट मींस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट टू अलाउ द लॉ ऑफ लार्ज नंबर टू ऑपरेट, कि अलाउ लॉ ऑफ लार्ज नंबर को वो ऑपरेट कर सके, कि व्हेन वी आर गोइंग टू ऑपरेट इट, कि दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड। Accidental and unintentional losses, sometimes there exists accidental and sometimes there exist unintentional losses। क्या आ रहे हैं हमारे पास, accidental भी हैं and साथ ही हमारे पास क्या आ रहे हैं, unintentional losses भी आ रहे हैं। कि what are the unintentional losses that exist? There must be some uncertainty surrounding the losses। बहुत कई दफा ये होता है कि there exists some uncertainty surrounding the losses, के losses की some uncertainties that exist। Insurer normally exclude in all policies any loss caused by intentionally by the insured। यानी हमारे पास क्या है, इंश्योरर नॉर्मली एक्सक्लूड इन ऑल पॉलिसीज, यानी इंश्योरर नॉर्मली क्या होते हैं, एक्सक्लूड इन ऑल पॉलिसीज। इंश्योरर हर एक्सक्लूड क्या नाम है, ऑल पॉलिसी एनी लॉस कॉज्ड इंटेंशनली बाय द इंश्योरर। हर क्लॉज में या हर कॉन्ट्रैक्ट में अंदर ये नॉर्मली होता है। क्या होता है कि इंश्योरर उसमें एक क्लॉज डालता है कि अगर कोई भी लॉस आपने इंटेंशनल किया, कि मैंने जानबूझ के गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, मैंने जानबूझ के आग लगा दी, दैट इज नॉट बीइंग इंश्योर्ड, यानी कि वो लॉस जो है वो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो इंश्योरर का पार्ट नहीं है। That is your own case. If the insurer knew that the insurer would pay the unintentional loss, the moral hazard would be introduced। सही वही बात है, जब आपको पता लग जाए कि हाँ जी अगर मैंने कोई इंटेंशनली भी कोई चीज खराब की, तो अंडरस्टूड सी बात है कि कौन पूरा कर रहा है इसे, डेफिनेटली इंश्योरर पूरा कर रहा है। तो आपके पास एक ऑटोमेटिकली जिसे कहते हैं कि सामने आ जाएगी चीज के, उसमें मॉरल हैजर्ड्स फौरन सामने आ जाएंगे। लोग क्या करेंगे, जानबूझ के कोई गलती करेंगे एंड दे आर गोइंग टू गेट इट ऑन द insurers। So that means the moral hazards would be improved, causing loss of premium and premium to rise। यानी cause करेंगे losses को and प्रीमियम टू राइज, और वो क्या करेंगे, प्रीमियम को राइज करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड दैट वुड लीड्स टू द मॉरल हैजर्ड्स। यानी हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं यहाँ पे, अब मॉरल हैजर्ड्स आ रही हैं कि मॉरल हैजर्ड्स हमारे सामने एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगे। देन देयर आल्सो एग्जिस्ट एडवर्स सिलेक्शंस। एडवर्स सिलेक्शंस आर आल्सो, अच्छा याद रखिएगा, मॉरल हैजर्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन दोनों आमने सामने की चीजें हैं, यानी दोनों सामने सामने ही की बात करते हैं, दोनों के सामने अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं। तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्स सिलेक्शंस। टेंडेंसी ऑफ अ इंश्योर्ड हु नो दैट दे मे हैव अ ग्रेटर देन एवरेज चांस ऑफ लॉस। यानी अब क्या हो रहा है यहाँ पे, टेंडेंसी of insured who know that they have a greater than average chance of loss to seek to purchase more than an average amount of insurance। कि more than average amount of insurance जो हमारे पास सामने आ रही है, tendency of insured, यही क्या है, that is the tendency of the insured who know that they have a greater than average chance of loss। यानी tendency of the insured who know that they have a greater than average chance of loss to seek to purchase more than average amount of insurance। कि जब आपको पता है कि हमारे पास चांस का जो चांस ऑफ लॉस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस या प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस, तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट एडवर्स सिलेक्शन। यानी कि जब आपको इंश्योर्ड को पता है कि दे हैव अ ग्रेटर देन एवरेज चांस ऑफ लॉस, यानी कि एवरेज चांस ऑफ लॉस जो है उससे ज्यादा का चांस है लॉस का, एंड सीक टू परचेज मोर देन एवरेज अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, और उसी की वजह से वो ज्यादा इंश्योरेंस भी परचेज करने की कोशिश करेंगे। सो दैट मींस देयर एग्जिस्ट एडवर्स सिलेक्शन। सो टेंडेंसी ऑफ अ इंश्योर्ड who know that they have a greater than average chance of loss to seek a purchase more than an average amount of insurance, loss to seek a purchase more than average amount of insurance, कि purchase average amount of insurance से ज्यादा करें। Asymmetric information क्या है, when an insured possesses a knowledge, क्या होगा, when an insured possesses a knowledge about likely losses that is unavailable to insurance। क्या asymmetric information क्या है, when an insured possesses knowledge about likely losses that is unavailable to insurers, कि उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो इंश्योरर के पास नहीं है, और जब वो इंश्योरर के पास नहीं है तो डेफिनेटली इट हैज चार्ज टू द लॉस टू द इंश्योरर। इट्स एग्जिस्टेंस इज वन कॉज ऑफ एडवर्स सिलेक्शन। जब आप एक चीज की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं देंगे तो अंडरस्टूड सी बात है एडवर्स सिलेक्शन आ जाएगी। आपको नहीं पता कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व्ड बिहाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू परचेज अ स्टॉक, आप एक स्टॉक परचेज करते हैं, क्या करते हैं, आप एक स्टॉक परचेज करते हैं, और आप एक स्टॉक परचेज करके ले जाते हैं, और साथ ही उससे देखते हैं कि यार वो क्या चीजें हैं, कैसा स्टॉक है, मीन्स हाउ दीज आर बीइंग। आप किसी ब्रोकर से पूछते हो, कहता है बहुत अच्छा स्टॉक है, दैट इज A1, आप खरीद लेते हैं। उसमें पता लगता है आपने ब्रोकर ने कंसील किया कि नहीं यार अभी तो इसके पिछले 3 साल से तो ये लॉस शो कर रहा है, आपको नहीं पता लगता।
अब उसने इंफॉर्मेशन कंसील की, इंफॉर्मेशन नहीं बताई, जिसकी वजह से आपने क्या कर दिया, दैट यू लीड्स टू द एडवर्स सिलेक्शन, या आपने एक सिलेक्शंस की एडवर्सिटी को सामने लेकर आ गए, दैट मींस दिस इज नोन टू बी एज अ एडवर्स सिलेक्शन, कि ये हमारे पास एडवर्स सिलेक्शंस में आ रही है। अंडरराइटिंग, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, इंश्योर्ड from among many applicants, yani evaluating the applicant, that is known to be as a underwriting. Underwriting, process of selecting and classifying insured from among many applicants. Different number of applicants है, आप उसमें से process of classifying number of applicants or insured by selecting and by classifying them, by selecting and by classifying them, that is known to be as a underwriting. उसे हम क्या कहते हैं, that is known to be as our अंडरराइटिंग। और अंडरराइटिंग में यही चीजें इन्वॉल्व हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग इंश्योर्ड फ्रॉम अमंग मेनी एप्लीकेशंस, के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाइंग एंड सिलेक्टिंग मैनी अमंग मैनी ऑफ द एप्लीकेंट, के मैनी एप्लीकेंट्स में ही हम क्लासिफाई कर रहे हैं। डिटर्मिनेबल एंड मेजरेबल लॉस, कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं जिसको हम डिटर्मिन भी कर सकते हैं, कुछ लॉसेज ऐसे हैं जिनको हम मेजरेबल भी हो सकते हैं, यानी वी कैन मेजर इट। द लॉस मस्ट बी डेफिनेट इन टाइम, लॉसेस क्या है, दैट मस्ट बी डेफिनेट इन टाइम एंड प्लेस, यानी कि लॉसेस जो हैं वो डेफिनेट भी हों और अपनी जगह पे हों, यानी ईच एंड एवरीथिंग ऑफ लॉसेस मस्ट बी देयर, यानी वो डिटरमिन भी की जा सकते हैं और मेजर भी किए जा सकते हैं। इवन इफ इट इज क्लियर दैट लॉस हैज अकर्ड, इट मे नॉट बी इजी टू मेजर इट। इवन इफ इट इज क्लियर दैट लॉस हैज अकर्ड, इट मे नॉट बी इजी टू मेजर इट, यानी इवन इफ इट इज क्लियर दैट अ लॉस हैज अकर्ड, यानी कि इफ देयर इज इट इज क्लियर दैट द लॉस हैज अकर्ड, इट मे नॉट बी इजी टू मेजर इट, कि वो इतना इजी भी नहीं है कि मेजर करना। अगर आपको पता भी कि हाँ जी लॉस होना है, तो दैट यू नो के दैट इट इज नॉट बीइंग इजी टू मेजर इट, उसे आप इजीली मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द लॉस फ्रॉम पेन एंड सफरिंग ऑफ एन ऑटो एक्सीडेंट विक्टिम, यानी आपको लॉस नहीं पता कि हाँ जी पेन और सफरिंग्स क्या नहीं है फ्रॉम एन ऑटो एक्सीडेंट, तो यानी यू कांट क्लियरली मेजर द लॉसेज, द क्या कितने लॉसेज हैं और किस किस्म के लॉसेज हैं। दैट मींस यू हैव टू मेजर इट, दैट इज मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट आर द पेन एंड सफरिंग्स आर आल्सो देयर, व्हिच इज व्हाट इज द लॉस फ्रॉम पेन एंड सफरिंग्स ऑफ एन ऑटो एक्सीडेंट विक्टिम्स, के क्या है ये हमारे पास ऑटो एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं और उन्हीं की बेस पे ये चीजें आ रही हैं। लॉस नॉट सब्जेक्ट टू कैटास्ट्रोफिक हैजर्ड्स, यानी कि वो लॉसेस जो दे आर नॉट सब्जेक्ट टू कैटास्ट्रोफिक हैजर्ड्स। कंडीशंस शुड नॉट बी सच दैट ऑल और मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन इंश्योर्ड ग्रुप माइट सफर लॉस एट द सेम टाइम एंड पॉसिबली फ्रॉम द सेम पैरल। अब यहां पे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कंडीशन शुड नॉट बी सच दैट ऑल और मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एन इंश्योर्ड ग्रुप माइट सफर लॉस एट द सेम टाइम एंड पॉसिबली फ्रॉम द सेम पैरल, यानी कि वो कहता है शुड नॉट कंडीशन शुड नॉट बी सच दैट ऑल और मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी सारे या मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द इंश्योर्ड ग्रुप, यानी जो इंश्योर्ड ग्रुप में वो सारे के सारे एक ही टाइम पे सफर लॉस करें और एक ही पैरल्स की वजह से, यानी कि एक ही पैरल की वजह से सफर करें और एक ही लॉस की तरफ जाएं। फॉर इंस्टेंस लार्ज फाइल्स, अब यहां पे क्या आ रहा है, लार्ज फाइल्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन्स इन पर्टिकुलर मेजर ज्योग्राफिकल एरियाज। फॉर इंस्टेंस क्या आता है, लार्ज फायर्स, बहुत बड़ी आग लग जाए, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए, ह्यूरिकेन इन पर्टिकुलर मेजर ज्योग्राफिकल एरियाज। तो ये क्या है, ये एक साथ ही सारी चीजों को इंपैक्ट कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें एक साथ ही लेकर चल रहे होते हैं। मोस्ट इंश्योरर रिड्यूस दिस पॉसिबिलिटी बाय डिस्पर्शन ऑफ इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट, यानी इंश्योरर क्या करते हैं, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी बाय डिस्पर्शन ऑफ इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट्स, अपने इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट्स की डिस्पर्शन की तरफ लेकर चल रहे होते हैं कि ये डिस्पर्स कैसे हैं और किस तरह से ये डिस्पर्शन की तरफ आ रहे हैं। इंश्योरर्स देमसेल्फ में परचेज इंश्योरेंस, अब क्या होगा, इंश्योरर क्या करते हैं, देमसेल्व्स में परचेज इंश्योरेंस अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव लॉसेस, यानी कि इंश्योरर्स देमसेल्फ वो अपने लिए भी इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव लॉसेस, किसी वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेसिव लॉसेस की तरफ आ रहे, कॉल्ड री इंश्योरेंस, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन टू बी एज अ री इंश्योरेंस। ये हमारे पास क्या चीज आ गई है, री इंश्योरेंस की तरफ आ गई। फॉर एग्जाम्पल 9/11 टेररिस्ट अटैक, मेनी फर्म्स हैव डिफिकल्टी ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस फ्रॉम ट्रॉफी प्रॉपर्टीज, यानी कि उनके पास डिफिकल्टी आ रही थी ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस फ्रॉम for trophy properties due to the recognition by insurer and of the catastrophic loss potential associated with these buildings, and due to recognition by the insurers of the catastrophic loss potential associated with these buildings, कि उनके साथ भी potential associate हो रहा है with these buildings, कि वो उन buildings के साथ associated आ रहा है।
effectively eliminate many speculative risks from the possibility of being insured, यानी effectively eliminate many speculative risks, बहुत सारी speculative risks को ये eliminate करता है from a possibility of being insured, यानी कुछ possibility of being insured में से ये reduce करता है कि ये कितनी possibilities है जो हमारे पास exist कर रही हैं, यानी effectively eliminate कर रहे हैं many speculative risks from possibility of being insured, यानी कि काफी speculative risk को हम कम कर रहे हैं from the possibility of being insured, कि जो भी possibility है उससे हम इसे रिडक्शन लेवल पे लेकर आ रहे हैं कि दैट इज द पॉसिबिलिटी दैट इट इज बीइंग इंश्योर्ड, कि ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है दैट इज ऑन द इंश्योर्ड बेसिस, कि ये हमारे पास ऑन द बेस ऑफ दिस लेवल दैट इज बीइंग इंश्योर्ड. Now there exist a large losses. Sometimes large losses are also being there. The maximum possible loss must be relatively large. यानी जो आपके पास मैक्सिमम होता है, लास्ट टाइम हमने दो तरह के लॉस पढ़े थे ना, प्रोबेबल लॉस एंड maximum loss. A probable loss is related to probability. Maximum loss means कितना possible loss है, कितना losses हम इसके सामने रख सकते हैं और कितने losses हमारे पास exist कर रहे हैं. A requisite from the standpoint of the insured. A requisite from the standpoint of the insured. The maximum possible loss must be relatively large. यानी कि वो large होने चाहिए आपके पास requisite standpoint of insured, यानी कि standard point से ज़्यादा पे. States that business and individual should insure potentially serious losses before relatively माइनर लॉसेस. वो कहते हैं स्टेट्स दैट बिजनेस जितने भी हैं उन्हें अपने लार्जर लॉसेस को पहले इंश्योर करना चाहिए एज कंपेयर टू स्मॉल माइनर लॉसेस, कि माइनर लॉसेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट लार्ज लॉसेस शुड बी देयर, यानी लार्ज लॉसेस को आपने देखकर आगे चलना है. टू डू अदरवाइज इज अनइकोनॉमिकल. अगर इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, पहले स्मॉल जो आपके पास लॉसेस हैं उनको पहले इंश्योर करेंगे, लार्ज को बाद में करेंगे, तो दैट बिकम्स अनइकोनॉमिकल. ये क्या हो जाएगा हम के लिए, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा. इसकी इकोनॉमिक लेवल की वैल्यूज वो नहीं होंगी जो होनी चाहिए. To do otherwise is uneconomical, यानी कि to do otherwise is uneconomical. Small losses tends to occur frequently. जो small losses हैं that are tends to occur more frequently and very costly to recover through insurance. यानी जो small losses हैं वो बहुत ज़्यादा frequency high होती है, severity कम होती है लेकिन frequency high होती है, and also being very costly to recover through insurance, और वे costly भी होते हैं by recovery through इंश्योरेंस, के हम इंश्योरेंस की रिकवरीज की बात करें या रिकवरीज के अंदर इसे लेकर आए. तो दैट मीन स्मॉल लॉसेज आर ऑलवेज टेंड्स टू अकर फ्रीक्वेंटली एंड आर वेरी कॉस्टली टू रिकवर थ्रू इंश्योरेंस, के वेरी कॉस्टली भी होते हैं दैट टू रिकवर थ्रू इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस की रिकवरी के लिए जरूरी है दैट वी हैव टू रिकवर थ्रू इंश्योरेंस. Probability of loss must not be too high, यानी जो probability of loss है that shouldn't be too high. बहुत ज्यादा हाई probabilities पे ये नहीं होना चाहिए, यानी the probability of loss must not be too high. Probability of loss must be reasonably, यानी कि कितनी probability, मैं कहूँ 90% probability कि ये risk है, तो then why we are going to take it, हम इसको क्यों लेंगे और किस वजह से लेंगे. So that why we are going to take that thing, यानी कि हम इसे सामने क्यों लेके आएंगे. That means the insured are often willing to pay more to avoid a loss than a true expected value of that loss. यानी insured जो है that are often willing to pay more. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, insured are often willing to pay more to the avoid a loss than a true expected value of that loss. यानी वो ज्यादा पे करने को लिए तैयार हैं to avoid that loss, but to avoid that loss then and true expected value of that loss, यानी कि उससे भी ज्यादा देने को तैयार हैं जबकि आपको पता है कि लॉस ही इतना बड़ा नहीं है, यानी आप लॉस से ज्यादा प्रीमियम दे देंगे तो फिर भी वो लोग तैयार होते हैं टू टेक द इंश्योरेंस. क्या लेना होता है उन्होंने, इंश्योरेंस लेना होता है, और उसके लिए जरूरी होता है कि टू अवॉइड दैट लॉस. इफ इट वर नॉट फॉर दिस फिनोमिना, क्या होगा, इफ इट वर नॉट दिस फिनोमिना इंश्योरेंस कुड नॉट एग्जिस्ट. यानी क्या है, इफ इट वर नॉट फॉर दिस फिनोमिनन, कि अगर वो इस फिनोमिनन नहीं है इंश्योरेंस कुड नॉट एग्जिस्ट, कि अगर ये फिनोमिनन नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनीज तो होंगी नहीं, उनका तो वजूद ही इस पे बेस कर रहा होता है. तो जब आपका वजूद ही इस पे बेस कर रहा होता है तो इंश्योरेंस कंपनी कुडंट बी एग्जिस्ट, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती. इंश्योरर मस्ट ऑलवेज चार्ज मोर फॉर देयर सर्विस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस. यानी इंश्योरर क्या करेगा, हमेशा अपनी जितनी भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस है उससे हमेशा ज्यादा चार्ज करेगा. क्या करेगा, वो उससे ज्यादा चार्ज करेगा ताकि इट कैन बी रिकवर्ड इजीली, ताकि उसमें रिकवरीज इजीली आ सकें और आराम से आ सकें. तो दैट मीन इंश्योरर मस्ट ऑलवेज चार्ज मोर फॉर देयर सर्विस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस से उसे ज्यादा चार्ज करना चाहिए और ज्यादा चार्जिंग की तरफ लेकर जाना चाहिए. नाउ
देयर इज एग्जांपल ऑफ एन इंश्योरेबल रिस्क। अब रिस्क ऑफ फ्लड, रिस्क ऑफ टोर्नेडो, रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी, यानी 3 चीजें आ रही हैं। अब रिस्क ऑफ फ्लड, रिस्क ऑफ टोर्नेडो एंड रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी। एग्जांपल्स ऑफ रिक्विजिट्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या होंगे इसमें? रिस्क ऑफ फ्लड, सबके पास जाहिर बात है फ्लड आया तो सबकी रिस्क क्या होगा? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आएंगे। रिस्क ऑफ टोर्नेडो, दैट इज ऑल्सो बीइंग देयर। रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी, वो भी सबके पास आएगा, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, कि इस तरह के आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लार्ज नंबर में मिल सकते हैं। एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनल, क्या होगा ये? एक्सीडेंटल एंड अनइंटेंशनल, या तो एक्सीडेंटल है या अनइंटेंशनल है, तो ये क्या होगा? रिस्क ऑफ फ्लड। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्लड भी आ गया यहाँ पे रिक्विजिट्स में, या दैट इज रिस्क ऑफ टोर्नेडो भी आ गया, एंड रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी मे बी। अब यह क्या आ गया? दैट वुड बी मे बी, यानी कि ये रिक्विजिट मे बी हो या मे बी ना हो, बट देयर इज अ रिक्विजिट्स। डिटर्मिनेबल एंड मेजरेबल, रिस्क ऑफ फ्लड भी है, ये भी है, बट रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी नहीं मेजर। जो एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस है जो आपके पास डिसेबिलिटी का, दैट कांट बी मेजर्ड, यानी वो आप इजीली मेजर नहीं कर सकते कि व्हाट इज बीइंग इन्वॉल्व्ड अमंग देम। नॉट सब्जेक्ट टू कैटास्ट्रोफिक हैजर्ड, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्लड क्या होगा? नहीं है, मे बी। यहाँ पे रिस्क ऑफ टोर्नेडो है और रिस्क ऑफ डिसेबिलिटी इज देयर, यानी कि हमारे पास उसमें भी आएगा, डिसेबिलिटी में भी आएगा। एंड लार्ज लॉसेज, बोथ केसेस में यस, रिस्क ऑफ फ्लड भी है, लार्ज लॉस है, रिस्क ऑफ टोर्नेडो भी लार्ज लॉस है, एंड दैट कुड बी अ मे बी वन। ये आपके पास छोटा सा लॉस हो या मे बी उससे भी बड़ा हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज नॉट टू हाई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस नॉट टू हाई, तो रिस्क ऑफ फ्लड मे बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कम हो, लेकिन टोर्नेडो यस, एंड दैट इज आल्सो बीइंग मे बी, यानी कि वो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है जिस तरह हम लोगों ने टोर्नेडो के लॉसेज हमें रिक्वायर्ड हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर द लीगल पर्पज। अब क्या होगा? एग्रीमेंट्स क्या होंगे? दैट मस्ट बी फॉर द लीगल पर्पज, कि हम लोग के जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे दैट रिक्वायर्स अ लीगल पर्पज। पार्टी मस्ट हैव लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि जितनी भी पार्टीज हैं दे शुड हैव अ लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि उनके पास क्या चीज हो? लीगल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो। देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि वहां पे जो उनकी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है दैट मस्ट बी वैलिड, कि देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर्स एंड वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी बोथ केसेस में देयर मस्ट बी वैलिड। इन प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यानी इन प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस इट इज द कस्टम टू गिव लीगल लोकल एजेंट्स अथॉरिटीज टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ मेनी लाइन्स ऑफ इंश्योरेंस ऑन स्पॉट। अब यहां पे क्या कह रहा है? देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यहां पे क्या हो? हमारे पास वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एग्जिस्ट कर रही हो, देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या हो? कि आपने ऑफर दी हो और अगले के पास वो एक्सेप्टेंस वैलिड हो, दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। की कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी क्या है? कि देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड देयर मस्ट बी समवन टू एक्सेप्ट इट, यानी बोथ केसेस में है कि वहां पे ऑफर भी आ रही है और हमारे पास क्या आ रही है? एक्सेप्टेंस भी आ रही है। देयर मस्ट बी अ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इन प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या होगा? प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस इट इज कस्टम टू गिव लोकल एजेंट अथॉरिटी टू एक्सेप्ट ऑफर, यानी कि लाइबिलिटी इंश्योरेंस में लोकल को आप कहेंगे गिव अथॉरिटी टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ मेनी लाइंस ऑफ इंश्योरेंस ऑन स्पॉट, कि जिसमें मेनी लाइंस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्पॉट को आप की ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। द एजेंट विल बाइंड द इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या होगा? जब ये हो जाएगा तो दैट मीन्स द एजेंट हैव बाइंडेड द इंश्योरर, के इंश्योरर को उसने बाइंड कर लिया है कि दैट इज बीइंग यूज्ड, यानी कि दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड। द लीगल ऑफर ऑफ बाय एन एप्लीकेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस मस्ट बी सपोर्ट। अब क्या कह रहे हैं? द लीगल ऑफर बाय एप्लीकेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ टेंडर ऑफ फर्स्ट प्रीमियम, यानी कि लीगल ऑफर by an applicant for life insurance, के लीगल ऑफर जो दी गई by an applicant for life insurance must be supported, क्या होगा? must be supported by the tender of first premium, must be supported by the tender of first premium, के first premium के साथ भी वो support दिया जा सकता है। usually the agent gives the insured a conditional receipt, usually the agent gives the insured a conditional receipt, कि वो क्या करता है? इंश्योर्ड को कंडीशनल रिसीट देता है। provides that acceptance take place, क्या करता है? provides that acceptance takes place when the insurability of applicant has been determined, but that the acceptance take place when the insurability of applicant, किसकी बात? insurability of applicant has been determined, कि insurability of applicant determine हो चुकी है या determine
की जा चुकी है। प्रोमिसेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, और प्रोमिसेस कैसे सपोर्ट की जाती है? बाय द एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशंस, कि हम कंसिडरेशंस को क्या करें? एक्सेप्ट करें, और कंसिडरेशंस को एक्सेप्ट करके ही हम आगे लेकर आगे चलें। तो दैट मीन्स कि प्रोमिसेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, कि दोनों जो जिस चीज को कंसिडर कर रहे हैं दैट विल बी एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। द वैल्यू गिवन टू ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, द वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू गिवन टू ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, हर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को, दैट द वैल्यू इज गिवन टू ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, यानी हर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को वैल्यू इज बीइंग गिवन, कि वहां पे वैल्यू क्या गई है? उसे दी गई है, और उसी के हिसाब से हम उसे लेकर आगे चल रहे हैं। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की डिस्टिंग्विश कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, और एक किस तरह से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंग्विश होते हैं। आईएटी कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यूज एक्सचेंज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर नॉट नेसेसरी इक्वल, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सचेंज वैल्यूज जो है जरूरी नहीं कि दोनों पार्टीज में सेम हो, यानी दोनों पार्टीज के डिफरेंट भी हो सकते हैं। ड्यू टू फैक्ट दैट द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द रिस्क, यानी क्या होगा? ड्यू टू द फैक्ट दैट आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन रिस्क ऑफ वेदर अ लॉस विल अकर, यानी क्या है? ड्यू टू फैक्ट दैट आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या चीज? आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन, क्या आउटकम? डिपेंड्स ऑन रिस्क वेदर अ लॉस विल अकर और नॉट, यानी क्या लॉस अकर होगा या लॉस अकर नहीं होगा। इफ अ लॉस टेक प्लेस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, लॉस कब हो रहा है? इफ द लॉस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, द अमाउंट पेड बाय द इंश्योरर, यानी कि अगर इफ द लॉस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, के ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड ही लॉस हुआ है, द अमाउंट पेड बाय इंश्योरर यूजुअली विल एक्सीड द प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड, कि अगर वो ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड ही हो रहा तो इट्स अंडरस्टूड कि आपने जितनी अमाउंट के प्रीमियम पे किए आपका लॉस डेफिनेटली उससे ज्यादा का होगा, यानी इंश्योरर हैज मोर लॉस, यानी इंश्योरर को उससे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इफ नो लॉस अकर द प्रीमियम एक्सीड्स द अमाउंट पेड बाय इंश्योरर, कि प्रीमियम की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी इफ देयर एग्जिस्ट नो लॉस अकर, यानी कि कोई लॉस अकरेंसेस नहीं आ रही है, कोई लॉस अकरेंस नहीं सामने नजर आ रही। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योर्ड मस्ट परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स इफ रिकवरी इज टू बी मेड, यानी इंश्योर्ड को क्या करना पड़ेगा? मस्ट परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स, कुछ एक्ट्स करने पड़ेंगे इफ रिकवरी इज टू बी मेड, यानी कि अगर रिकवरी अपने बनानी हो तो दैट मीन्स कि इंश्योरर मस्ट परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स इफ रिकवरी इज बीइंग मेड। If the insured does not adhere to a condition of the contract, अगर इंश्योर्ड नहीं देखता कि क्या इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कंडीशंस थी, पेमेंट नॉट बीइंग मेड इवन थ्रू अ इंश्योर्ड पेरल कॉज ऑफ करंट, यानी कि पेमेंट इज नॉट मेड इवन दो एन इंश्योर्ड पेरल कॉज इज अ लॉस, यानी कि पेमेंट नहीं दी जाएगी इवन दो द इंश्योर्ड पेरल कॉज इज अ लॉस, जो इंश्योर्ड पेरल है दैट कॉजेज द लॉस ऑफ इट, कि क्या हो जाता है? वो उसकी लॉसेस की तरफ लेके चला जाता है, लॉसेस की तरफ आ जाता है। टिपिकल कंडीशंस कौन कौन सी है? पेमेंट ऑफ प्रीमियम, किसकी है? पेमेंट ऑफ प्रीमियम, कि प्रीमियम की पेमेंट हम लेके आ रहे हैं। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रूफ ऑफ लॉस, क्या करेंगे हम? प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रूफ ऑफ लॉस एंड गिविंग इमीडिएट नोटिस टू द इंश्योरर ऑफ द लॉस, क्या हम इमीडिएट नोटिस दें टू द इंश्योरर ऑफ द लॉस, कि इंश्योरर ऑफ द लॉस क्या कह रहा है और किस तरह से आगे लेकर जा रहा है। दैट मीन्स टिपिकल कंडीशंस क्या होंगी? पेमेंट ऑफ प्रीमियम, के प्रीमियम पे कर दें। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट प्रूफ ऑफ लॉस, के एडिक्वेट प्रूफ ऑफ लॉस सामने आ जाए। गिविंग इमीडिएट नोटिस टू द इंश्योरर ऑफ द लॉस, के इमीडिएट नोटिस दे दें टू द इंश्योरर ऑफ द लॉस कि हाँ जी ये इंश्योरर ऑफ द लॉस है और इसे आप फॉरन लॉस दे दें। दैट मीन्स कि दैट इज नोन टू बी एज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, के मीन्स एट इज ऑन बिहाफ, कि जो बिहाफ पे है उसी के, जिसके बिहाफ पे है उसी के हिसाब में इंश्योरर लॉ ऑफ लॉस सामने आएगा, कि दैट इज नोन टू बी एज अ इंश्योरर ऑफ द लॉस। Distinguishing characteristics of insurance contract and another one, contract of adhesion, क्या आ रही है यहाँ पे? adhesion के contracts क्या हैं? Any ambiguity or uncertainty in the wordings of agreement, अब any ambiguity or uncertainty in the wording of the agreement will be construed against the drafting, the insurer. And any ambiguities or uncertainties in the wordings of the agreement will be construed against the drafter, the insurer. यानी कि construed कहाँ होगी? That is drafter, जो insurer है। Insurer had the advantage of writing the terms of the contract to suit its particular purpose. यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट होता है कि वो टर्म्स अपने हिसाब से लिख रहे हैं जो उसके पर्पस को फुलफिल करे। क्या करे? वो उसके पर्पस को फुलफिल करे और उसके पर्पस को आगे लेकर आए। इंश्योर्ड हैज नो अपॉर्चुनिटी टू बार्गेन ओवर कंडीशन, यानी इंश्योर्ड जो है वो कभी भी इनके ऊपर बार्गेन नहीं कर सकता, स्टिपुलेशंस नहीं लगा सकता और एक्सक्लूजन्स की तरफ नहीं जा सकता। यानी देयर इज नो एक्सक्लूजन, देयर इज नो स्टिपुलेशन, देयर इज नो
बार्गेन ओवर कंडीशंस, की कोई भी कंडीशंस के ऊपर बार्गेन नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस, की डॉक्ट्रिन क्या होंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के, दैट इज देयर। कवरेज शुड बी इंटरप्रेटेड टू बी व्हाट द इंश्योर्ड कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट, यानी कवरेज शुड बी इंटरप्रेटेड, यानी कवरेज जो है वो इंटरप्रेटेड होगी टू बी व्हाट द इंश्योर्ड कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट, कि क्या इंश्योर्ड जो है वो रीजनेबली एक्सपेक्ट करेगा। लिमिटेशन एंड एक्सक्लूजन मस्ट बी क्लियर एंड कॉन्स्पिशियस, रेगुलेशन लिमिटेशन एक्सक्लूजन मस्ट बी क्लियर एंड कॉन्स्पिशियस, कि एक्सक्लूजन भी बता रहे हैं लिमिटेशंस भी आ रहे हैं, एंड दैट मस्ट बी क्लियर एंड कॉन्स्पिशियस, कि क्लियर भी हो और साथ साथ कॉन्स्पिशियस भी हो। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या कह रहा है वो, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन ऑफ द पार्टीज मेक प्रोमिसेस दैट आर लीगली एनफोर्सेबल, यानी अब क्या कह रहे हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, ओनली वन ऑफ द पार्टी मेक्स प्रोमिसेस, क्या करेगा वो, मेक्स प्रोमिसेस दैट आर लीगली एनफोर्सेबल, जो उसके पास है और वो दैट इज लीगली एनफोर्सेबल, यानी वो लीगली सारे के सारे एनफोर्सेबल है। इंश्योर्ड कैन नॉट बी फोर्स टू पे प्रीमियम और एडहियर कंडीशन, जो इंश्योर्ड है कैन नॉट बी फोर्स पे, यानी कि हम फोर्स नहीं कर सकते थे दैट शुड पे द प्रीमियम और एडहियर टू द कंडीशन, कि कंडीशंस को भी सुने और साथ साथ प्रीमियम भी पे करे। इफ द इंश्योर्ड डज व्हाट हैव बीन प्रॉमिस्ड, द इंश्योरर इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म इन द इवेंट ऑफ कवर्ड लॉस, यानी इंश्योर्ड सारे वो चीजें कर रहा है जो उससे कहा गया है, एंड इंश्योरर देन इंश्योरर के पास ये लीगल है कि वो सारी के सारी इवेंट में इसे लॉसेस कवरेज प्रोवाइड करे, क्या करे वो, इसे लॉसेस कवरेज को प्रोवाइड करे और लॉसेस कवरेज को सामने लेकर आए, कि दैट इज बीइंग द लॉस एंड दैट इज बीइंग डन। नाउ रोल ऑफ एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, के रोल ऑफ एजेंट्स क्या है और ब्रोकर क्या है। एजेंट इज अ पर्सन गिवन पावर टू एक्ट फॉर अ प्रिंसिपल, यानी इसके पास पावर टू एक्ट फॉर अ प्रिंसिपल हु इज लीगली बाउंड बाय अ एक्ट ऑफ इट्स एजेंट, यानी जो क्या है, दैट हु इज लीगली बाउंड by the acts of its agent, यानी कि वो legally bound है by the acts of its agent. General agent, person authorized to conduct all the principal's business of a given kind of in the marketplace. यानी general agent क्या होगा, person authorized to conduct all the principal businesses, यानी एक person है जो सारे conduct कर रहा है all principal businesses of a given kind इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी सारे बिजनेस को एक जगह से बैठ के वो क्या कर रहे हैं, ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी के थ्रू हम लोग कहते हैं दैट इज नोन टू बी एज आर जनरल एजेंट। जब जनरल एजेंट है तो डेफिनेटली स्पेशल एजेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऑथोराइज टू परफॉर्म ओनली ए स्पेसिफिक एक्ट और फंक्शन, यानी कि ये ऑथोराइज होते हैं टू परफॉर्म ओनली ए स्पेसिफिक फैक्ट एंड फंक्शन, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होते हैं ये, स्पेसिफिक फंक्शंस अगर होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज देयर इट इज नो कंसर्न ऑफ देम। इन अ लीगल सेंस इंश्योरेंस एजेंट्स डज नॉट नेसेसरली हैव टू सर्व इन अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस। इन लीगल सेंस इंश्योरेंस एजेंट्स डू नॉट नेसेसरली हैव टू सर्व इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंश्योरेंस, कि जरूरी नहीं कि वो आप क्या नाम है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंश्योरेंस के थ्रू ही आगे लेके जाएं, ऑल्दो दैट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ टर्म इंश्योरेंस एजेंट, यानी कि इंश्योरेंस एजेंट की ये मोस्ट कॉमन टर्म है, यानी इंश्योरेंस एजेंट्स डू नॉट नेसेसरली हैव टू सर्व इन अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंश्योरेंस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंश्योरेंस के अलावा वहां पे चीजें आ रही हैं। Now the role of agents and brokers, the insurance agents should be assumed to be a legal agent of an insurer unless information to contrary is known. An insurer broker is legal agent of the prospective insured, is engaged to the arranged insurance coverage, यानी क्या होगा, that is engaged into the arranged insurance coverage, क्या arranged insurance coverage on the best possible term, free to deal with any insurer that will accept the business, and that would be free to deal any insurer that will accept the business, कि यानी कोई भी है that will accept the business, cannot bind any insurer orally or risk orally to the risk unless the broker have been agency agreement with the insurer. When dealing with the broker, one should not assume coverage the moment the insured is order. Insured is order, that means broker should not assume coverage. Coverage को assume नहीं करना. The distinction between agent and broker is not clear. In some situation, a person may be simultaneously be both agent and broker. यानी distinction आप इसमें clear नहीं है. Sometimes एक ही person broker भी होता है और साथ ही agent भी होता है. यानी both at the same time. Authorities of agents and brokers के brokers की authority और agents की क्या है? Agent agreement set forth the specific duties, rights, obligation of both insurer and agents. Rectification: if any agent performs some act outside the scope of agency agreement to which insurer latest assent, the agree has achieved an additional authority is rectification. Authority of agents: waiver हो जाता है intentional relinquishment or known right,
Estoppel operate when there is no intentional recognition of known right. Operate to defeat a right that a party technically possesses. यानी कि that is right. Waiver is based on consent. Estoppel is imposed liability. That is known to be as an imposed liability. Often these two doctrines are not clearly distinctions. That is no distinction behind that. And some there are used to interchangeably. Waiver and estoppel situations often rise when the insurance policy is first put into the force. यानी कि first insurance policy जब put की गई थी तब से ये है. Principles of social insurance. Social insurance is offered through some of the form of government, usually a compulsory basis, designed to benefit persons whose income are interpreted by an economic or social conditions that societies are as a whole finds undesirable, and for the solution is generally beyond the control of an individual. Example includes crime, poverty, unemployment, mental health, ill health, dependency of children, aged persons, drug addiction, industrial accident, divorce. There are lots of things. That is economic privations of the certain classes. Insurance is not appropriate method of solution for many of these problems because the peril is not accidental, fortuitous or the predictable. यानी कि predictable भी है and fortuitous भी. Following 9/11 attack, firms could not secure terrorism insurance in a private insurance market, leading to calls for a government role in providing such coverage. कि इस तरह coverage के लिए role required है. Principles of social insurance. Compulsion है. Compulsion is must one. Necessity to everyone involved to cooperate. Set level of benefit. What are the level of benefit that is being identified? ये कौन कौन से level of benefits हैं? All person covered under the plan are subject to the same benefit schedule. यानी कि all person covered in the same plan. यानी एक ही plan के अंदर बहुत सारी group insurance है. तो they are subject to the same benefit schedules. कि उनके benefits भी क्या होंगे? That are भी same benefit schedules. Subsidies, losses of the unfortunate few are shared with the fortune may who escape losses. It is anticipated that an insured group may not pay its own way. In its own way. So that means कि अब यहाँ पे क्या आ गया कि its own way it will be subsidized either via other insured group or by taxpayer. यानी other insured group से भी आ सकता है by taxpayer से भी हमारे सामने नजर आ सकता है. Principles of social insurance are unpredictability of losses, cost and benefits under social insurance cannot be usually predicted with great accuracy. Therefore, the cost of some type of social insurance is unstable. For example, if one earns more than the specified amount, yani if one earns more than the specified amount, various social insurance benefit may be lost. Yani a different insurance benefit that can be lost. Principles of social insurance. There exists a principle of social insurance contribution required. A public program should be required for contribution directly, indirectly from the person covered to the employer. Social insurance does not include public assistance program wherein the needy person receives an outright gift and must generally prove inability to pay cost of involved. Attachment to the labor force के साथ attachment है. Most social insurance plan cover only group that are or have been attached to the labor force. Nearly all plans are directed at the time of peril and interrupted income. Minimal advance funding यानी क्या है हमारे पास? Minimal advance funding कितनी हमारे पास maximum fundings आ सकती हैं, कितनी हमारे पास exist कर रही हैं. So that means minimum advance funding. Social insurance usually does not provide large accumulation for advance funding. If for example, a future retirement benefit is promised, the full cost of paying this benefit is not set aside in a year, which promise is made. Instead, the benefit is paid from the future revenue at the future revenue at the time, and benefit must be paid out to the retirement workers. Social insurance programs are the revenue support them or expected to continue indefinitely and require no advance funding. Reduce reserve requirements on the chief economic burdens of risk is the necessity of accumulating risk to meet the possible losses. One of the great advantage of insurance is that the greatly reduce the total of such reserve necessity to given economy. If each insured has to set aside such fund, that would need to have a far greater amount. They have get something new. Capital freed for the
investment. Capital reserves that insurer accumulates are made available for investment. यानी cash reserves that insurer accumulates, जो क्या कर रहे हैं insurer accumulate कर रहे हैं, are made available for investment. किसके लिए investment कर रहे हैं? Available for investment के लिए. Insurer as a group and the life insurance firms in particular are among the largest and most important situation. यानी insurer as a group or life insurer firms is their life insurance firm in particular are among the largest and most important institution collecting the distribution and nation savings. Reduced cost of capital are some social economic the cost of capital because the supply of investable fund is greater and it would not and it would be or would be without insurance कि ये insurance के बगैर है. Reduced credit risk बहुत तरह का reduce होता है, insurance कम हो जाती है, and entrepreneur is better credit यानी कि credit side पे ही रहना है. Social and economic values are there कि कौन कौन से social and economic values हैं. Loss control activity, although the main function of loss maintenance is more reduce loss but to spread loss among members of the insured group. Insurer are nevertheless vitally interested in keeping losses in minimum. यानी minimum पे ये losses आ रहे हैं. Otherwise the losses and premiums would have a tendency to rise. Illustration of loss prevention and control in the field of property of insurance are there. Investigation of fraudulent insurance claim, recovery of stolen vehicles, development of fire safety. There are all other things that are the social and economic values that exist. And there exists social benefit and economic values, business and social stability. For example, if adequately protected or business needs not to face the prospect of liquidating following losses. Similarly, a family may not break up following the death of permanent disability of one or more of income producer. And social cost of insurance क्या आ रही है? The cost of insurance, operations of insurance business वो भी आ रही है. mainly labor to operate, labor को आपने wages देनी है. Losses that are caused intentionally, the certain losses would occur. Losses that are caused intentionally by people in order to collect their policies को contract collect करने के लिए. तो losses that are exaggerated, tendency for some insured to exaggerate the intent of damage that results in pure unintentional losses कि pure unintentional losses हमारे पास आ रहे हैं. So that's the end of the lecture number 12. We have covered the chapter number 6, and inshallah in the next lecture we are going to start the chapter number 7. So it's the end of the lecture number 12. Allah Hafiz.